कल्पना कीजिए एक ऐसे मॉडर्न शहर की जहाँ पर कार्स नहीं, रोड्स नहीं, पोल्यूशन भी नहीं। एक ऐसा शहर जहाँ आप एक सिरे से दूसरे सिरे तक सिर्फ 20 मिनट्स में पहुँच सकते हैं। एक ऐसा शहर जहाँ पर एक आर्टिफिशियल चाँद होगा और एक आर्टिफिशियल सूरज रोशनी के लिए। ये सुनने में आपको साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन ऐसा सच में एक शहर सऊदी अरेबिया में बनना शुरू हो चुका था। सऊदी अरेबिया में एक स्काई-फाई मूवी स्क्रिप्ट खरीदी और उसने उसमें जीने की कोशिश की। उस शहर का नाम था नियोम, जिसका सऊदी अरेबिया में काम चल रहा था। 2021 में कहा गया था कि ये शहर 9 मिलियंस लोगों का घर होगा, लेकिन आज 2026 में ये शहर बनने से पहले ही एक भूतों का घर बन चुका है। अब वहाँ शुरू हुआ कंस्ट्रक्शन पूरी तरह रुक चुका है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास जो पैसा था, वो खत्म होता जा रहा है और रेगिस्तान फिर से जिंदा हो रहा है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ? हज़ारों सालों से वहाँ पर सऊदी अरेबिया में तबुक प्रोविंस करके जो है, वहाँ पर रहने वाले बुदोइन ट्राइब्स, वो काफ़ी टाइम से पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पर रहते थे। उनके अपने एक नियम बन चुके थे। लेकिन 2017 में एक नई सत्ता आई, जिसको ऐसा लगा कि पुराने नियम अब लागू नहीं होते। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिसे दुनिया एमबीएस के नाम से भी जानती है, उसने सोचा यहाँ पर हम मॉडर्न पिरामिड बनाएँगे। उसने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा नियोम। ग्रीक शब्द न्यू और अरेबिक शब्द फ्यूचर का मेल। न्यूयॉर्क को एंटी दुबई होना था। अगर दुबई 20th सेंचुरी का मॉन्यूमेंट था, कार्स, हाईवे, सबअर्ब्स बनाए थे वहां पर, तो न्यूयॉर्क 22nd सेंचुरी का मॉन्यूमेंट होगा। इस विजन का केंद्र था द लाइन, एक शहर, बल्कि एक सीधी लाइन। ये शहर मतलब एक सीधी लाइन थी, सीधी लाइन 178 किलोमीटर की। उसमें दो पैरेलल स्काई स्क्रैपर्स होंगे, 500 मीटर से भी ऊंचे, यानी कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ऊंचे। और इसमें कम से कम 90 लाख लोग रहेंगे। इसमें कोई कार्स नहीं चलेगी, इसमें कोई स्ट्रीट्स नहीं होगी, इसमें कोई कार्बन एमिशन नहीं होगा। मानव इतिहास का सबसे एम्बिशियस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। लेकिन इसके लिए इतना स्टील चाहिए था कि 10 साल तक ग्लोबल स्टील मार्केट का 20% सिर्फ यही इस्तेमाल हो जाता। इतना मिरर ग्लास चाहिए था कि फैक्ट्रीज को बनाने के लिए उसे सालों लगते थे। वहाँ पर फ्लाइंग टैक्सीज होती, वहाँ पर रोबोट्स नौकर होते और वहाँ पर वर्टिकल गार्डन्स होते। वेस्टर्न जर्नलिस्ट ने जब ये सुना, तो वो हँस पड़े। इकोनॉमिस्ट ने जब ये सुना, तो बोला कि ये ब्लैक होल है, यहाँ पे पैसा घुसते जाएगा, वापस कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन इन सब स्टडीज़ का कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके पास थी ऑयल मनी, तेल का पैसा, एब्सोल्यूट पावर थी और एक डेडलाइन थी, विज़न 2030। आज हम लोग 2026 में बैठे हैं, सिर्फ 4 साल दूर है। लेकिन आप सैटेलाइट से अगर इनकी इमेज देखेंगे, तबुक प्रोविंस की, तो कोई स्काई-फाई मेट्रोपोलिस नहीं दिखता, कोई फ्लाइंग कार्स नहीं दिखती। बस दिखता है तो रेत में खोदी गई एक लंबी ट्रेंच, जिसमें कंक्रीट डाला गया है और जो सूरज के नीचे धीरे-धीरे सूख रहा है। 170 किलोमीटर का प्रोजेक्ट अब ऑफिशियली सऊदी अरेबिया ने 2.4 किलोमीटर का कर दिया। क्यों? सवाल ये है कि इतना पैसा होने के बावजूद सऊदी अरेबिया एक दीवार तक क्यों नहीं बना पाई वहाँ पर? जब इंजीनियरिंग से भी जब बड़ा है इसका जवाब, मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये कहानी है अनलिमिटेड वेल्थ ट्रैप, यस मैन, नो मैन भरे कंसल्टेंट की। हाजी-हाजी करते हैं ना ऐसे लोगों की। और उस रियलिटी की 1 ट्रिलियन भी फिज़िक्स के नियम को नहीं बदल सकता। अगर आपको समझना है कि नियम क्यों फेल हुआ, तो एमबीएस की साइकोलॉजी को देखना पड़ेगा आपको, मतलब सलमान की। उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी, जो रियल थी और जो सही भी, कि एक ना एक दिन ये ऑयल ईरा खत्म हो जाएगा। फिर मेरा देश कैसा चलेगा? आज दुनिया आगे बढ़ चुकी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बना रही है, सोलर पैनल्स बना रही है, न्यूक्लियर एनर्जी बना रही है। तब आगे जाके शायद हो सकता है कि ऑयल की डिमांड ही ना हो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? उसे पता था अगर सऊदी अरेबिया ने 15 साल में इकोनॉमी डाइवर्सिफाई नहीं की, तो देश फिर एक गरीब रेगिस्तानी इलाका बन जाएगा। उसके पास दुबई का एग्ज़ाम्पल था।
हालाँकि दुबई के पास कोई ऑयल नहीं, फिर भी वो रीजन सबसे रिच सिटी है। क्यों? टूरिज़्म, फाइनेंस, लॉजिस्टिक, बस उसे दुबई बनना था। दुबई बन चुका था एक मिडल ईस्ट का सिंगापुर और उसको एक सिंगापुर बनाना था, लेकिन उसको किसी भी तरीके की कॉपी नहीं चाहिए थी। लेकिन रियाद की एक प्रॉब्लम थी, वेस्टर्न एक्सपैट्स या टूरिस्ट के लिए ये पार्टी डेस्टिनेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सऊदी अरब में कंज़र्वेटिव सिटी अंडर इस्लाम आती है। वहाँ पर इस्लाम के रूल्स चलते हैं, वहाँ पर इस्लाम्स के लॉ चलते हैं और जो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। वहाँ पर रिलीजियस पुलिस भी है। अब एमबीएस ने सोचा कि एक ऐसा स्टेट में बना दूँगा, जो स्टेट विद इन स्टेट होगा, नियम। नियम के अपने लॉज़ होंगे, अपने कोड्स होंगे, अपना कल्चर होगा और वहाँ पर रूमर्स ये भी था कि अल्कोहल भी लीगल होगा, वो तो ऑब्वियसली था ही। ये एक ऐसा सेमी ऑटोनोमस ज़ोन होगा, जहाँ पर इस्लामिक रूल्स लागू नहीं होंगे। उसने दुनिया के बेस्ट कंसल्टेंट रखे, मैकिन्सी को उसने अप्रोच किया, बीसीजी को अप्रोच किया, ओलिवर वाइमन को अप्रोच किया, पैसे डाले। फीस इतनी ज़्यादा दी कि वो सब लोग रियाद दौड़ पड़े। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक स्टोरी बताती है एमबीएस मीटिंग में मैप की तरफ इशारा करते हुए कहता था, आई वांट टू बिल्ड द पिरामिड ऑफ द फ्यूचर। कंसल्टेंट सर हिलाते और कहते, यस योर हाइनेस, यस सर। किसी ने सर्कुलर सिटी सुझाया, नो। कनेक्टेड हब्स, नो। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो स्पेस से दिखे। उसने कहा, आई वांट माय पिरामिड्स। और फिर द लाइन पैदा हुई 170 किलोमीटर्स की। कॉन्सेप्ट थियरी, कॉन्सेप्ट थियरी में तो एफिशिएंट था। एक सिटी, एक हाई स्पीड ट्रेन, नो इंटरैक्शन, नो ट्रैफिक लाइट्स। लेकिन जब इंजीनियर्स ने इसकी डिजाइन्स देखी, तो उनका पसीना बहने लगा। तबुक में इतनी तेज हवाएं चलती है, 500 मीटर्स ऊंची दीवारें अगर हम लोग बना भी देंगे, तो जिस तरीके की हवा वहां पर चलती है, उसका लोड कैटास्ट्रोफिक लेवल पे होता है। वो दीवारें नहीं टिक पाएगी। अगर फिर भी बनाना है, तो उसका फाउंडेशन मीच मीलों नीचे तक ले जाना पड़ेगा। इतनी अपनों हमें खुदाई करनी पड़ेगी। लाइट की प्रॉब्लम थी। 500 मीटर गहरी कैनॉन, 200 मीटर चौड़ी। निचले लेवल्स को कभी सनलाइट नहीं मिलती। फिर सॉल्यूशन इन्होंने निकाला कि ऐसे करते हैं, हम लोग मिरर्स बनाएँगे, आर्टिफिशियल लाइट्स लगाएँगे। मतलब डे लाइट के लिए, लाइफ सपोर्ट सिस्टम। वहाँ पर वाटर प्रॉब्लम्स भी है। 9 मिलियन लोगों को फ्रेश वाटर कैसे देंगे? जो प्लांट्स हम लोग वहाँ पर लगाएँगे, उसको तो एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से लेके आएँगे? और ग्रीन हाइड्रोजन पे ये पूरी टेक्नोलॉजी पूरी जो सिटी थी वो उसका बेस था। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन जैसी टेक्नोलॉजी अभी तक मौजूद ही नहीं है। तो मतलब एक पूरा शहर फ्यूचर साइंटिफिक ब्रेक थ्रू पे पेंट किया गया था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिजिक्स का नहीं था, वो था बायोलॉजिकल। द लाइन एक मेजर माइग्रेटरी बर्ड कॉरिडोर से गुजरती, मतलब जहाँ पर मिलियंस ऑफ बर्ड्स यूरोप से अफ्रीका जाते हैं, रेड सी कोस्ट पार करके, उसी रास्ते। अब ये मिरर वॉल रहेगा, तो उनके लिए तो ये स्लॉटर हाउस हो जाएगा। कंसल्टेंट बोला कंसल्टेंट ने बोला भी कि वी विल यूज़ स्पेशल ग्लासेस। लेकिन फिर उसका बजट कितना होगा? ऑलरेडी बजट जो था वो 500 बिलियंस का, मतलब नॉर्वे की जीडीपी जितना। पैसा आना था कहाँ से? पीआईएफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट से, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से। 2023-24 में ऑयल प्राइस 70-80 डॉलर्स पे स्थिर था। सऊदी का बजट बैलेंस था, उसको चाहिए था 90। पीआईएफ ने फिर अरामको के शेयर्स बेचने शुरू कर दिए, जो वहाँ की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी, और ऊपर से थोड़ा कर्जा भी लिया। अब काम चालू हो गया। लेकिन पैंडेमिक के बाद स्टील, सीमेंट, लेबर सब महँगा हो गया। कॉस्ट एस्टीमेट जो थे, जो 500 बिलियंस के थे पहले, वो 1 ट्रिलियन और कहीं-कहीं पर 1.5 ट्रिलियन के आसपास कहे गए। मैं आपको बताता हूँ कि 1 ट्रिलियन मतलब कितना? 1 ट्रिलियन मतलब होता है 1000 बिलियन, और 1 बिलियन मतलब कितना? साढ़े 9,000 करोड़ रुपीज़ या 9,000 करोड़ रुपीज़। मतलब आप सोचो कि कितना पैसा लगता है। 2025 तक पैसा खत्म होने की रूमर्स से फॉरेन इन्वेस्टर्स में भी इसमें हाथ नहीं डाला, क्योंकि सिर्फ इन्वेस्टमेंट ये चीज़ नहीं थी, ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट्स और फाइनेंस के रिस्क बहुत ज़्यादा थे।
2024-25 में स्केल वो वापस लेना पड़ेगा। फाइनली सऊदी अरेबिया ने वो 170 किलोमीटर का प्रोजेक्ट बंद कर दिया, मतलब उसको कम कर दिया और वो किया 2.4 किलोमीटर का, मतलब 98% रिडक्शन। इसके बाद भी वो गिर गया तो भी टाँग ऊपर हम लोग बोलते हैं ना, तो सऊदी अरेबिया अभी भी बोल रहा है कि ये पायलट फेज़ है और जो हम लोगों ने सोचा है वो डेफ़िनिटली होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पब्लिक से पैसा ले चुके, ऑलरेडी कर्ज़ा ले चुके, ऑलरेडी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट वो अरामको के स्टेक्स बेचने से आ गई है। अभी काम चालू हो गए। लेकिन रियलिटी एक्चुअली अलग थी। आप सैटेलाइट्स फ़ोटो देखिए, वर्कर्स का रिपोर्ट्स देखिए और ह्यूमन कॉस्ट देखिए। आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर कुछ काम हुआ ही नहीं। न्योम की ज़मीन एक्चुअली एक ट्राइब की ज़मीन थी, जो वहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पर रहती थी। वो उनकी लैंड थी। उन्होंने भी अपना घर छोड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पर रहते थे। जैसे ही सलमान जी को ये पता चला, तो स्टेट रिस्पॉन्स ब्रूटल था। अब्दुल रहीम एल हवाती करके उनका एक लीडर था। वो सिक्योरिटी फोर्स द्वारा मारा गया। ये तो पीआर डिज़ास्टर बन गया। अब वहाँ पर क्या बचा है? एक पैलेस है, एक गोल्फ कोर्स है और एक 2.4 किलोमीटर का मरीना सेक्शन। मिरर वॉल ऑलरेडी बन चुकी है। अब वहाँ पर कुछ है नहीं, क्योंकि वो फाइनेंशियली इम्पॉसिबल है। सऊदी अरेबिया ये पैसा एजुकेशन, हेल्थ केयर, मिडल क्लास की इकोनॉमी में लगा सकता था और वो बेहतर होता था। लेकिन वो मेगा मेगा प्रोजेक्ट के ट्रैप में फँस गए। सिटी मतलब बिल्डिंग्स नहीं होती। सिटी मतलब होते हैं लोग, वहाँ के लोग, पीपल ऑफ द सिटी। दुबई के साथ इन्होंने अपने आप को कंपेयर किया, लेकिन दुबई ऑर्गेनिकली ग्रो हुआ था। नियोम ने डिमांड को मैन्युफैक्चर किया था। अब फॉलोअप शुरू हो चुका। पीआईएफ के टेन्स ऑफ बिलियंस पहले इस प्रोजेक्ट में चल चुके हैं। इसका मतलब अभी कैंसल करना ये पॉलिटिकली तो इम्पॉसिबल है। इसीलिए प्रोजेक्ट को ज़ोंबी फेज़ बनाया जाएगा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ है। ये प्रोजेक्ट छोटा-सा क्यों ना हो, वो हुआ है, जितना भी हुआ है, उसमें भी ये लोग फायरवर्क्स, इन्फ्लुएंसर्स को बुला-बुला के दिखा रहे हैं, टिकटॉक वीडियोज़ दिखा रहे हैं। लेकिन वो सिटी नहीं है। वो एक वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव होटल हो सकता है 2.4 किलोमीटर का। आपने तो 170 किलोमीटर्स का प्रोजेक्ट था। इस बीच विज़न 2030 के बाकी प्रोजेक्ट्स भी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है। बजट्स डेफ़िसिट में चल रहे हैं, टैक्सेस इनके बढ़ रहे हैं, सिटीज़न्स टैक्स दे तो रहे हैं, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग टैक्स एक ग्लास वॉल के लिए दे रहे हैं, जहाँ पर हम लोग रहेंगे भी नहीं। अब सोचिए आयरनी तो ये है कि एंटी दुबई स्ट्रैटेजी ने दुबई को मजबूत किया, दुबई को स्टेबिलिटी दी, लेकिन नियम तो रिस्क है। उसकी उसमें जो भी कैपिटल लगेगा या लगाएगा, उसके लिए तो ये रिस्क है, इसीलिए तो लोग डर रहे हैं। इन्वेस्टर्स डर रहे हैं, सिटीज़न्स डर रहे हैं और अभी तो क्राउन प्रिंस भी डर रहे हैं। इससे आपको क्या लेसन मिलता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है और सब कुछ नहीं कर सकता। कल्चर भी मायने रखता है, ज्योग्राफी डेफ़िनिटली मायने रखती है, फिज़िक्स को ध्यान में रखना पड़ता है। पैसे से भी ये चीज़ें बड़ी होती हैं। सिटी खरीदी नहीं जा सकती, इकोसिस्टम खरीदा नहीं जा सकता। नियोम ईगो का एक मॉन्यूमेंट बन गया। रेगिस्तान में खींची गई 170 किलोमीटर की एक रेखा, शायद सैकड़ों साल तक रहेगी, लेकिन बस एक याद के रूप में। थैंक यू सो मच। कल्पना कीजिए एक ऐसे मॉडर्न शहर की जहाँ पर कार्स नहीं, रोड्स नहीं, पॉल्यूशन भी नहीं। एक ऐसा शहर जहाँ आप एक सिरे से दूसरे सिरे तक सिर्फ 20 मिनट्स में पहुँच सकते हैं। एक ऐसा शहर जहाँ पर एक आर्टिफ़िशियल चाँद होगा और एक आर्टिफ़िशियल सूरज रोशनी के लिए। ये सुनने में आपको साइंस फ़िक्शन लगता है, लेकिन ऐसा सच में एक शहर सऊदी अरेबिया में बनना शुरू हो चुका था। सऊदी अरेबिया में एक स्काई-फाई मूवी स्क्रिप्ट खरीदी और उसने उसमें जीने की कोशिश की। उस शहर का नाम था नियोम, जिसका सऊदी अरेबिया में काम चल रहा था। 2021 में कहा गया था कि ये शहर 9 मिलियंस लोगों का घर होगा, लेकिन आज 2026 में ये शहर बनने से पहले ही एक भूतों का घर बन चुका है। अब वहाँ शुरू हुआ कंस्ट्रक्शन पूरी तरह रुक चुका है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास जो पैसा था, वो खत्म होता जा रहा है और रेगिस्तान फिर से जिंदा हो रहा है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ? हज़ारों सालों से वहाँ पर सऊदी अरेबिया में तबुक प्रोविंस करके जो है, वहाँ पर रहने वाले बुदोइन ट्राइब्स, वो काफ़ी टाइम से पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पर रहती थी। उनके अपने एक नियम बन चुके थे।
लेकिन 2017 में एक नई सत्ता आई, जिसको ऐसा लगा कि पुराने नियम अब लागू नहीं होते। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिसे दुनिया एमबीएस के नाम से भी जानती है, उसने सोचा यहाँ पर हम मॉडर्न पिरामिड बनाएंगे। उसने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा नियो, ग्रीक शब्द न्यू और अरेबिक शब्द फ्यूचर का मेन। नियोम को एंटी दुबई होना था। अगर दुबई 20th सेंचुरी का मॉन्यूमेंट था, कार्स, हाईवे, सबब्स बनाए थे वहां पर, तो नियोम 22nd सेंचुरी का मॉन्यूमेंट होगा। इस विजन का केंद्र था द लाइन, एक शहर, बल्कि एक सीधी लाइन। इस शहर मतलब एक सीधी लाइन थी, सीधी लाइन 178 किलोमीटर की। उसमें दो पैरेलल स्काई स्क्रैपर्स होंगे, 500 मीटर से भी ऊंचे, यानी कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ऊंचे। और इसमें कम से कम 90 लाख लोग रहेंगे। इसमें कोई कार्स नहीं चलेगी, इसमें कोई स्ट्रीट्स नहीं होगी, इसमें कोई कार्बन एमिशन नहीं होगा। मानव इतिहास का सबसे एम्बिशियस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। लेकिन इसके लिए इतना स्टील चाहिए था कि 10 साल तक ग्लोबल स्टील मार्केट का 20% सिर्फ यही इस्तेमाल हो जाता। इतना मिरर ग्लास चाहिए था कि फैक्ट्रीज को बनाने के लिए उसे सालों लगते थे। वहां पर फ्लाइंग टैक्सीज होती, वहां पर रोबोट्स नौकर होते, और वहां पर वर्टिकल गार्डन्स होते। वेस्टर्न जर्नलिस्ट ने जब ये सुना तो वो हंस पड़े। इकोनॉमिस्ट ने जब ये सुना तो बोला कि ये ब्लैक होल है, यहाँ पर पैसा घुसते जाएगा, वापस कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन इन सब स्टडीज का कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके पास थी ऑयल मनी, तेल का पैसा, एब्सोल्यूट पावर थी, और एक डेडलाइन थी, विजन 2030। आज हम लोग 2026 में बैठे हैं, सिर्फ 4 साल दूर है। लेकिन आप सैटेलाइट से अगर इनकी इमेज देखेंगे तबुक प्रोविंस की, तो कोई स्काईफाई मेट्रोपोलिस नहीं दिखता, कोई फ्लाइंग कार्स नहीं दिखती। बस दिखता है तो रेत में खोदी गई एक लंबी ट्रेंच, जिसमें कंक्रीट डाला गया है और जो सूरज के नीचे धीरे-धीरे सूख रहा है। 170 किलोमीटर का प्रोजेक्ट अब ऑफिशियली सऊदी अरेबिया ने 2.4 किलोमीटर का कर दिया। क्यों? सवाल ये है कि इतना पैसा होने के बावजूद सऊदी अरेबिया एक दीवार तक क्यों नहीं बना पाई वहां पर? जब इंजीनियरिंग से भी जब बड़ा है इसका जवाब, मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये कहानी है अनलिमिटेड वेल्थ ट्रैप, यस मैन नो मैन भरे कंसल्टेंट की, हाजी हाजी करते हैं ना ऐसे लोगों की, और उस रियलिटी की। 1 ट्रिलियन भी फिजिक्स के नियम को नहीं बदल सकता। अगर आपको समझना है कि नियम क्यों फेल हुआ, तो एमबीएस की साइकोलॉजी को देखना पड़ेगा आपको, मतलब सलमान की। उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी, जो रियल थी और जो सही भी है, कि एक ना एक दिन ये ऑयल ईरा खत्म हो जाएगा, फिर मेरा देश कैसा चलेगा? आज दुनिया आगे बढ़ चुकी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बना रही है, सोलर पैनल्स बना रही है, न्यूक्लियर एनर्जी बना रही है। तब आगे जाके शायद हो सकता है कि ऑयल की डिमांड ही ना हो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? उसे पता था अगर सऊदी अरेबिया ने 15 साल में इकोनॉमी डाइवर्सिफाई नहीं की, तो देश फिर एक गरीब रेगिस्तानी इलाका बन जाएगा। उसके पास दुबई का एग्ज़ाम्पल था। हालाँकि दुबई के पास कोई ऑयल नहीं, फिर भी वो रीजन सबसे रिच सिटी है। क्यों? टूरिज़्म, फाइनेंस, लॉजिस्टिक, बस उसे दुबई बनना था। दुबई बन चुका था एक मिडल ईस्ट का सिंगापुर, और उसको एक सिंगापुर बनाना था, लेकिन उसको किसी भी तरीके की कॉपी नहीं चाहिए थी। लेकिन रियाद की एक प्रॉब्लम थी, वेस्टर्न एक्सपैट्स या टूरिस्ट के लिए ये पार्टी डेस्टिनेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सऊदी अरब में कंज़र्वेटिव सिटी अंडर इस्लाम आती है। वहाँ पर इस्लाम के रूल्स चलते हैं, वहाँ पर इस्लाम के लॉ चलते हैं, और जो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। वहाँ पर रिलीजियस पुलिस भी है। अब एमबीएस ने सोचा कि एक ऐसा स्टेट में बना दूँगा, जो स्टेट विद इन स्टेट होगा। नियम, नियम के अपने लॉज़ होंगे, अपने कोड्स होंगे, अपना कल्चर होगा, और वहाँ पर रूमर्स ये भी था कि अल्कोहल भी लीगल होगा, वो तो ऑब्वियसली था ही। ये एक ऐसा सेमी ऑटोनोमस ज़ोन होगा, जहाँ पर इस्लामिक रूल्स लागू नहीं होंगे। उसने दुनिया के बेस्ट कंसल्टेंट रखे। मैकिन्सी को उसने अप्रोच किया, बीसीजी को अप्रोच किया, ओलिवर वाइमन को अप्रोच किया, पैसे डाले। फीस इतनी ज़्यादा दी कि वो सब लोग रियाद दौड़ पड़े।
वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक स्टोरी बताती है एनबीएस मीटिंग में मैप की तरफ इशारा करते हुए कहता था, आई वॉन्ट टू बिल्ड द पिरामिड ऑफ द फ्यूचर। कंसल्टेंट सर हिलाते और कहते, यस योर हाइनेस, यस सर। किसी ने सर्कुलर सिटी सुझाया, कनेक्टेड हब्स, नो। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो स्पेस से दिखे। उसने कहा, आई वॉन्ट माई पिरामिड्स। और फिर द लाइन पैदा हुई 170 किलोमीटर की। कॉन्सेप्ट थियरी, कॉन्सेप्ट थियरी में तो इफिशिएंट था। एक सिटी, एक हाई स्पीड ट्रेन, नो इंटरैक्शन, नो ट्रैफिक लाइट्स। लेकिन जब इंजीनियर्स ने इसकी डिजाइन्स देखी, तो उनका पसीना बहने लगा। तबुक में इतनी तेज हवाएं चलती है, 500 मीटर्स ऊंची दीवारें अगर हम लोग बना भी देंगे, तो जिस तरीके की हवा वहां पर चलती है, उसका लोड कैटास्ट्रोफिक लेवल पे होता है। वो दीवारें नहीं टिक पाएगी। अगर फिर भी बनाना है, तो उसका फाउंडेशन मीच मीलों नीचे तक ले जाना पड़ेगा। इतनी अपनों हमें खुदाई करनी पड़ेगी। लाइट की प्रॉब्लम थी। 500 मीटर गहरी कैनॉन, 200 मीटर चौड़ी। निचले लेवल्स को कभी सनलाइट नहीं मिलती। फिर सॉल्यूशन इन्होंने निकाला कि ऐसे करते हैं, हम लोग मिरर्स बनाएँगे, आर्टिफिशियल लाइट्स लगाएँगे। मतलब डे लाइट के लिए, लाइफ सपोर्ट सिस्टम। वहाँ पर वाटर प्रॉब्लम्स भी है। 9 मिलियन लोगों को फ्रेश वाटर कैसे देंगे? जो प्लांट्स हम लोग वहाँ पर लगाएँगे, उसको तो एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से लेके आएँगे? और ग्रीन हाइड्रोजन पे ये पूरी टेक्नोलॉजी पूरी जो सिटी थी वो उसका बेस था। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन जैसी टेक्नोलॉजी अभी तक मौजूद ही नहीं है। तो मतलब एक पूरा शहर फ्यूचर साइंटिफिक ब्रेक थ्रू पे पेंट किया गया था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिजिक्स का नहीं था, वो था बायोलॉजिकल। द लाइन एक मेजर माइग्रेटरी बर्ड कॉरिडोर से गुजरती, मतलब जहाँ पर मिलियंस ऑफ बर्ड्स यूरोप से अफ्रीका जाते हैं, रेड सी कोस्ट पार करके, उसी रास्ते। अब ये मिरर वॉल रहेगा, तो उनके लिए तो ये स्लॉटर हाउस हो जाएगा। कंसल्टेंट बोला कंसल्टेंट ने बोला भी कि वी विल यूज़ स्पेशल ग्लासेस। लेकिन फिर उसका बजट कितना होगा? ऑलरेडी बजट जो था वो 500 बिलियंस का, मतलब नॉर्वे की जीडीपी जितना। पैसा आना था कहाँ से? पीआईएफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट से, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से। 2023-24 में ऑयल प्राइस 70-80 डॉलर्स पे स्थिर था। सऊदी का बजट बैलेंस था, उसको चाहिए था 90। पीआईएफ ने फिर अरामको के शेयर्स बेचने शुरू कर दिए, जो वहाँ की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी, और ऊपर से थोड़ा कर्जा भी लिया। अब काम चालू हो गया। लेकिन पैंडेमिक के बाद स्टील, सीमेंट, लेबर सब महँगा हो गया। कॉस्ट एस्टीमेट जो थे, जो 500 बिलियंस के थे पहले, वो 1 ट्रिलियन और कहीं-कहीं पर 1.5 ट्रिलियन के आसपास कहे गए। मैं आपको बताता हूँ कि 1 ट्रिलियन मतलब कितना? 1 ट्रिलियन मतलब होता है 1000 बिलियन, और 1 बिलियन मतलब कितना? साढ़े 9,000 करोड़ रुपीज़, या 9,000 करोड़ रुपीज़। मतलब आप सोचो कि कितना पैसा लगता है। 2025 तक पैसा खत्म होने की रूमर्स से फॉरेन इन्वेस्टर्स में भी इसमें हाथ नहीं डाला, क्योंकि सिर्फ इन्वेस्टमेंट ये चीज़ नहीं थी, ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट्स और फाइनेंस के रिस्क बहुत ज़्यादा थे। 2024-25 में स्केल वो वापस लेना पड़ेगा। फाइनली सऊदी अरेबिया ने वो 170 किलोमीटर का प्रोजेक्ट बंद कर दिया, मतलब उसको कम कर दिया, और वो किया 2.4 किलोमीटर का, मतलब 98% रिडक्शन। इसके बाद भी वो गिर गया तो भी टाँग ऊपर, हम लोग बोलते हैं ना, तो सऊदी अरेबिया अभी भी बोल रहा है कि ये पायलट फेज़ है, और जो हम लोगों ने सोचा है वो डेफिनिटली होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पब्लिक से पैसा ले चुके, ऑलरेडी कर्जा ले चुके, ऑलरेडी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट वो अरामको के स्टेक्स बेचने से आ गई है। अभी काम चालू हो गए। लेकिन रियलिटी एक्चुअली अलग थी। आप सैटेलाइट फ़ोटो देखिए, वर्कर्स का रिपोर्ट्स देखिए और ह्यूमन कॉस्ट देखिए, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर कुछ काम हुआ ही नहीं। न्योम की ज़मीन एक्चुअली एक ट्राइब की ज़मीन थी, जो वहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पर रहती थी। वो उनकी लैंड थी। उन्होंने भी अपना घर छोड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पर रहते थे। जैसे ही सलमान जी को ये पता चला, तो स्टेट रिस्पॉन्स ब्रूटल था। अब्दुल रहीम एल हवाती करके उनका एक लीडर था। वो सिक्योरिटी फोर्स द्वारा मारा गया। ये तो पीआर डिज़ास्टर बन गया। अब वहाँ पर क्या बचा है? एक पैलेस है, एक गोल्फ कोर्स है और एक 2.4 किलोमीटर का मरीना सेक्शन।
मिरर वॉल ऑलरेडी बन चुकी है, अब वहाँ पर कुछ है नहीं, क्योंकि वो फाइनेंशियली इम्पॉसिबल है। सऊदी अरेबिया ये पैसा एजुकेशन, हेल्थ केयर, मिडल क्लास की इकोनॉमी में लगा सकता था और वो बेहतर होता था। लेकिन वो मेगा मेगा प्रोजेक्ट के ट्रैप में फँस गए। सिटी मतलब बिल्डिंग्स नहीं होती, सिटी मतलब होते हैं लोग, वहाँ के लोग, पीपल ऑफ द सिटी। दुबई के साथ इन्होंने अपने आप को कंपेयर किया, लेकिन दुबई ऑर्गेनिकली ग्रो हुआ था। नियोम ने डिमांड को मैन्युफैक्चर किया था, अब फॉलोअप शुरू हो चुका। पीआईएफ के टेन्स ऑफ बिलियंस पहले इस प्रोजेक्ट में चल चुके हैं। इसका मतलब अभी कैंसल करना ये पॉलिटिकली तो इम्पॉसिबल है। इसीलिए प्रोजेक्ट को ज़ोंबी फेज़ बनाया जाएगा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ है। ये प्रोजेक्ट छोटा-सा क्यों ना हो, वो हुआ है, जितना भी हुआ है, उसमें भी ये लोग फायरवर्क्स, इन्फ्लुएंसर्स को बुला-बुला के दिखा रहे हैं, टिकटॉक वीडियोज़ दिखा रहे हैं। लेकिन वो सिटी नहीं है, वो एक वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव होटल हो सकता है 2.4 किलोमीटर का। आपने तो 170 किलोमीटर्स का प्रोजेक्ट था। इस बीच विज़न 2030 के बाकी प्रोजेक्ट्स भी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है। बजट्स डेफिसिट में चल रहे हैं, टैक्सेस इनके बढ़ रहे हैं, सिटीज़न्स टैक्स दे तो रहे हैं, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग टैक्स एक ग्लास वॉल के लिए दे रहे हैं, जहाँ पर हम लोग रहेंगे भी नहीं। अब सोचिए आयरनी तो ये है कि एंटी दुबई स्ट्रैटेजी ने दुबई को मजबूत किया, दुबई को स्टेबिलिटी दी, लेकिन नियम तो रिस्क है। उसकी उसमें जो भी कैपिटल लगेगा या लगाएगा, उसके लिए तो ये रिस्क है, इसीलिए तो लोग डर रहे हैं। इन्वेस्टर्स डर रहे हैं, सिटीज़न्स डर रहे हैं और अभी तो क्राउन प्रिंस भी डर रहे हैं। इससे आपको क्या लेसन मिलता है? कि पैसा सब कुछ नहीं होता है और सब कुछ नहीं कर सकता। कल्चर भी मायने रखता है। ज्योग्राफी डेफ़िनिटली मायने रखती है। फिज़िक्स को ध्यान में रखना पड़ता है। पैसे से भी ये चीज़ें बड़ी होती हैं। सिटी खरीदी नहीं जा सकती, इकोसिस्टम खरीदा नहीं जा सकता। नियोम ईगो का एक मॉन्यूमेंट बन गया। रेगिस्तान में खींची गई 170 किलोमीटर की एक रेखा। शायद सैकड़ों साल तक रहेगी ये, लेकिन बस एक याद के रूप में। थैंक यू सो मच।